साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कैसा आहिस। साथियों, आज के समय में पत्नियों का एक कॉमन ड्रामा कोर्ट में चलता है कि मेरे पति ने मेरा सामान खा लिया, ये लोग चोर हैं और ये लोग दहेज के लोभी हैं, दहेज को हड़पने वाले हैं। और आप लोग जो है परेशान हो जाते हो और बार बार आपको देना पड़ता है स्पष्टीकरण। तो वहाँ पर करें क्या, किस प्रकार अपने राइट को इन्फोर्स करें और किस तरह से हम इन झूठे मुकदमों से बच सकते हैं, ये सारी बातें मैं खुल के डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में। ये वीडियो है मेंस राइट को लेकर, ये वीडियो है आपके राइट्स को लेकर। डरने का नहीं है, हम चोर नहीं हैं, पर जो हमें चोर कहेगा तो उसे हम एज पर लॉ ये भी जवाब देने की क्षमता रखते हैं कि जो भी आपके आरोप हैं अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हो तो किसी भी रूप में आप जिसे दहेज बोलते हो, अपने आर्टिकल्स बोलते हैं, उसे रिकवर भी नहीं कर पाओगे। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए और जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट कीजिए और अपने राइट्स को इन्फोर्स कीजिए। निश्चित तौर पर जो है हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साथियों, सबसे पहले नोट करना है जजमेंट का नाम और जजमेंट किस कोर्ट ने जो है प्रोनाउंस किया है। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने, इरनेकुलम बेंच ने। जजमेंट है मिस्टर एक्स वर्सेस मिसेस एक्स के बीच में और जजमेंट जो है ये प्रोनाउंस किया गया है 7 फरवरी 2023 को इन मैट्रिमोनियल अपील नंबर 13 ऑफ 2016। तो इस डिटेल्स से जो है आप जजमेंट को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात जो है और नोट कर लीजिए कि जो कंसर्न फैमिली कोर्ट या ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है ये है 26/8/2015 का, जो कि पास किया गया इन ओरिजिनल केस नंबर 405 ऑफ 2010। और इस जजमेंट को जो है चैलेंज किया गया और इनका कहना यह है कि ये जजमेंट जो है इम्प्यूग्न है और इसको क्वेश और सेट असाइड किया जाए, क्योंकि पत्नी के ऑर्नामेंट्स और उसकी मनी के रिकवरी क्लेम को फैमिली कोर्ट ने सिरे से ही खारिज कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, अब समझते हैं हम विस्तार से। साथियों, इस मामले के फैक्ट्स क्या थे कि एक अपील जो है पेश हुई बिफोर द कंसर्न्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट और उसमें ये कंटेंशन थे कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट या फैमिली कोर्ट का जजमेंट जो है वो इम्प्यूग्न है, अवैध है और इसमें इंटरफेयर किया जाए और उसको सेट असाइड किया जाए। ये सेट असाइड क्यों किया जाए? क्योंकि पत्नी के द्वारा बिफोर फैमिली कोर्ट एक सूट जो है फाइल किया गया फॉर रिकवरी ऑफ मनी एंड फॉर रिटर्न ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड द अदर मूवेबल्स। और साथियों, उस क्लेम को जो है अलाउ किया गया इन पार्ट और डायरेक्शन दिए गए हस्बैंड को कि कुछ मूवेबल्स जो हैं आप रिटर्न कर दें। पर जो मेजर क्लेम था रिकवरी ऑफ मनी का और रिटर्न ऑफ ऑर्नामेंट्स का, उसको जो है खारिज कर दिया गया, जिस कारण पत्नी के द्वारा सेक्शन 19 फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है अपील पेश की गई। हस्बैंड को जो है नोटिस जारी हुए, हस्बैंड जो है अपीयर हुआ और वाइफ ने कोर्ट को यह बताया कि मेरी मैरिज रेस्पोंडेंट के साथ जो है 18/8/2002 को हुई थी। मैरिज से पहले हमारे बीच एक रोका सेरेमनी हुई थी जिसमें 5 लाख रुपए जो है मेरे फादर ने मेरे हस्बैंड को जो है इंटरेस्ट किए। इसके अलावा जब मैरिज हुई तो वहाँ पर सोने की जो है गिन्नियाँ जो है दी गई और इसके अलावा 1 लाख रुपए जो है मेरे हस्बैंड को दिए गए ताकि वो लॉकर फैसिलिटीज़ जो है मेरे नाम पर अवेल कर सके। और इसके अलावा 2 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए जो कि मेरे नाम पर परचेज की जानी थी, मेरे हस्बैंड को मेरे फादर के द्वारा इंटरेस्ट किए गए, मतलब दिए गए। नोट द पॉइंट ना, इस पॉइंट को जो है आप नोट रखिए। साथियों, रिलेशनशिप जो है शुरू से खराब थी पति और पत्नी के बीच में। झगड़े इतने कि हस्बैंड को जो है अल्टीमेटली डिवोर्स केस फाइल करना पड़ा और अल्टीमेटली ये डिवोर्स केस जो है अलाउड हुआ और मैरिज को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया। साथियों, यहाँ पर पत्नी का ये तर्क ऑनरेबल हाई कोर्ट में था कि जो भी टेस्टिमोनीज मेरी है वो सफिशिएंटली केस को जो है प्रूव करती है और हमने जो कुछ भी कोर्ट को बताया है, चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से हो चाहे ओरल एविडेंस से हो, वो संपूर्ण रूप से मेरे केस की पुष्टि करता है। पर इसके बावजूद भी कंसर्न फैमिली कोर्ट ने इस मटेरियल एस्पेक्ट को, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को ओवरलुक करते हुए मुझे जो है हाई परजुरी कॉज की है और इम्प्यूग्न जजमेंट जो है सेट असाइड और क्वेश किए जाने योग्य है। उसके बावजूद भी जो है वाइफ अपना केस साबित नहीं कर पाई और उसका केस जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया। मालूम है सबसे बड़ी बात इस केस में क्या रही कि वाइफ के जो गवाहान थे और जो वाइफ के स्टेटमेंट थे और जो प्लीडिंग रिकॉर्ड पे थी उसमें था गंभीर विरोधाभास। कोई किस दिशा में बयान दे रहा है, कोई किस दिशा में बयान दे रहा है, पर कोई भी गवाह स्पेसिफिकली जो प्लीडिंग्स थी उसको प्रूव ही नहीं कर पा रहा है। सबसे मेजर फॉल्ट इस केस में ये रहा। दूसरी बात, वाइफ ने जो है इस केस में झूठ बोला, क्योंकि जो उसका कथन था कि 2 लाख रुपए जो है मेरे नाम प्रॉपर्टी पे खरीदने के लिए दिए गए और उसको मेरे हस्बैंड ने मिस एप्रोप्रिएट कर लिया, उसको एम्बेजल कर लिया, उस फैक्ट को हस्बैंड ने डॉक्यूमेंट की सहायता से जो है डिस्प्रूव कर दिया। उसने रिकॉर्ड पर जो है एक सेल डीड प्रोड्यूस करी और उसका कहना यह है कि ये सेल डीड जो है मेरे वाइफ के नाम पर है और जो सेल कॉन्सिडरेशन है वो पेड किया गया है सेलर को। तो ऐसी स्थिति में वाइफ का ये कहना कि 2 लाख रुपए दिए गए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जिसे मेरे हस्बैंड ने मिस एप्रोप्रिएट कर लिया, उससे खा लिया, ये अपने आप में ही गलत
साबित या गलत जो है स्पष्ट हो जाता है। और जहां तक बात है 1 लाख रुपए की, तो हमने जो है लॉकर खोला और वाइफ ने जो है उसमें अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखे और वाइफ की प्लीडिंग और वाइफ का एडमिशन भी यही है। और इसके बाद जब लॉकर को डिसकंटिन्यू किया गया तो जो 1 लाख रुपए आया उसको कंसर्न प्रॉपर्टी की परचेज में यूटिलाइज किया गया, जिसका भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है प्रोड्यूस किया गया, जो अपने आप में ही पर्याप्त था ये शो करने के लिए कि वाइफ की प्लीडिंग और उसके आर्गुमेंट जो है वो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। और इसके अलावा जहां तक बात थी ऑर्नामेंट्स की, तो वाइफ कहती कि 100 जो है गिनीज दिए गए सोने के, पर ऐसी कोई प्लीडिंग्स को प्रूव करने के लिए ना डॉक्यूमेंट फाइल पे आया ना गवाहन फाइल पे आया। यद्यपि हस्बैंड का यह एडमिशन है कि 50 गिनीज जो है दिए गए, बट ये एडमिशन पर्याप्त नहीं है। वाइफ को जो है अपना केस साबित करना है और अपना केस साबित करने के लिए उसको डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस फाइल पर रखनी चाहिए थी, जो उसके द्वारा जो है नहीं रखी गई। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा केस के खारिज होने का। और इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया कि जो गवाहन फाइल पे हैं वो अपने आप में ही इतने विरोधाभासी बयान दे गए कि एक अच्छे खासे केस को कॉलअप करने में जो है उन्होंने खुद एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा दी। कहते हैं ना कि जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट दिया। तो भाई अकल चाहिए प्लीडिंग्स करने के लिए, पर यहां तो अकल थी नहीं, यहां तो केवल लालच था कि पैसा आ जाए, ऑर्नामेंट आ जाए। तो यहां पर प्लीडिंग उस अनुपात में नहीं थी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस उस अनुपात में नहीं थी। इस स्थिति को भी जो है घातक और फेटल जो है माना गया। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी गवाह ने यह स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं दिया कि एलिस 5 लाख रुपए जो थे वो हस्बैंड को देते हुए जो है हमने देखा। तो ये 5 लाख रुपए आए कहां से, इसका सोर्स क्या था, कब ये इंटरेस्ट किया गया, ऐसा कोई भी टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट जो है ये रिकॉर्ड पर पेश ही नहीं कर पाए। साथियों, कोर्ट को यहां पर यह तय करना था कि जो क्लेम है ऑर्नामेंट्स का या जो क्लेम है मनी का, उसे कैसे रिकवर कराया जाए और इस बारे में जुरिडिक्शंस क्या कोर्ट के होंगे और पावर जो है कोर्ट की क्या होंगी। साथियों, इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले जो है रिलाई किया गया सेक्शन 6 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के ऊपर, खासकर रिलाई किया गया ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका साइटेशन है 2016 वॉल्यूम 3 SCC पेज 309। यहां पर क्या हेल्ड हुआ कि इफ द डाउरी आर्टिकल और डाउरी अमाउंट ऑफ द मैरिड वुमेन वाज प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ हस्बैंड और इन लॉज, देन दे वुड बी डीम्ड टू बी द ट्रस्टी ऑफ द सेम। कि कोई भी डाउरी आर्टिकल या मनी जो कि वाइफ का है और हस्बैंड या उसके घर वालों के जो है आधिपत्य में या कस्टडी में रखा जा रहा है, जिसको कहते हैं इंट्रस्टमेंट, तो उस सिनेरियो में वो लोग जो हैं वो ट्रस्टी हैं और जो लोग इसको रिसीव कर रहे हैं उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर उसे उस मैरिड वुमेन को जो है देना होगा, लौटाना होगा, अदरवाइज दे वुड बी गिल्टी ऑफ द वायलेशन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। और यहां पर फर्दर जो है एम्फेसाइज किया गया, कन्विक्शन की स्थिति में भी वो आर्टिकल, वो मनी जो है एज पर ऑर्डर जो है उन्हें रिफंड या रिटर्न जो है करना होगा। तो कुल मिला के एक बात जो है समझ में आती है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है ये कंटेम्पलेट करता है 2 एस्पेक्ट। सबसे पहली बात कि डाउरी ना तो आपको लेनी है ना देनी है, और अगर ली है तो एज पर सेक्शन 6 आपको ये डाउरी उस महिला को लौटानी है जो उस महिला की है, और अगर आप नहीं लौटाते हैं तो इन दैट सिनेरियो यू वुड बी लायबल फॉर द वायलेशन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। कोर्ट ने यह भी एम्फेसाइज किया कि डाउरी लेना और देना जो है अपराध है। तो इस सिनेरियो में जो ट्रांजैक्शंस हैं ये ट्रांजैक्शन भी जो है वॉइड है। अब वॉइड ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जिसके लिए कोर्ट ने एम्फेसाइज किया ऑन सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो ये कहता है कि इफ द ऑब्जेक्ट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जो है या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो है वो वॉइड होगा। तो कुल मिला के जो वैलिड क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ मनी है और गोल्ड है वो कोर्ट को जो है इस केस में कंसीडर करना था। साथियों, कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी एम्फेसाइज करा कि किसी व्यक्ति को उसकी गलती का अनड्यू बेनिफिट भी नहीं होना चाहिए, जिसके लिए सेक्शन 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है प्रोविजंस दिए गए जो बात करते हैं अनजस्ट इनरिचमेंट की। फॉर एग्जांपल, आप मेरा पेन उठा के ले गए और आप मेरा पेन नहीं दे रहे हैं और उसका अमाउंट मुझे दे देते हैं और उस अमाउंट को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो इस सिनेरियो में ना तो आपको कोई गलत फायदा हुआ ना मुझे कोई गलत फायदा हुआ, जिसको हम कहते हैं अनजस्ट इनरिचमेंट। तो अगर कोई डाउरी आर्टिकल्स आपने ले भी लिए और वो लेना जो है अपने आप में गलत भी है, तो सेक्शन 6 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है एक सेफगार्ड जो है प्रोवाइड करता है महिला को कि अगर वो क्लेम कर रही है या नहीं कर रही है, एज पर फिक्शन ऑफ लॉ वो आर्टिकल्स जो है आपको रिटर्न करने होंगे या वो मनी जो है आपको देना होगा। अगर वो नहीं देते हैं, इन दैट सिनेरियो यू वुड बी लायबल। बट प्राइमरी की इज दैट कि उसको ये प्रूव करना होगा कि आर्टिकल जो है इंटरेस्ट किए गए। अगर वो इंटरेस्टमेंट प्रूव नहीं है तो किसी भी सिनेरियो में वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की हेल्प लेकर भी उन आर्टिकल्स को जो है रिकवर नहीं करा सकती है। साथियों, हालांकि कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन जो है फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नहीं है, जिसके लिए सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट एक्ट जो है स्पेसिफिक प्रोविजंस करता है। बट इसके बावजूद भी कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि फिर हम फैक्ट्स कैसे प्रूव करेंगे, जिसके लिए कोर्ट ने रिलाई करा सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि प्रोनाउंस किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन NJ दास्ताने वर्सेस S दास्ताने। इसका साइटेशन है EIR 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज 1534, जिसमें यह स्पेसिफिक किया गया अ फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड बाय प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। संभावनाओं के सिद्धांत पे जो कि बैलेंस्ड है उसके हिसाब से जो है आपको केस को जो है प्रूव करना है।
पर ये लाइबिलिटी किसके लिए, वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए? नो, ये लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ वाइफ के लिए, क्योंकि वो अपना केस लेके आ रही है। उसको केस इस तरह से प्रेजेंट करना है कि उसके जो प्लीडिंग्स हैं उसकी ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कंसिस्टेंसी में हो। अगर ये इनकंसिस्टेंसी में है या विरोधाभास में है, इन दैट सिनेरियो वो अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स नहीं कर पाएगी, और जो बेसिक फैक्ट्स जिसको हम कहते हैं फाउंडेशनल फैक्ट्स जिसको वो लेके आ रही है, वो उसको जो है साबित करने हैं। साथियों, इसी के साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट, जो कि था बैक्सी वर्सेस ए.जे. माइकल, जिसमें क्या स्पेसिफिक किया गया कि the matter in issue was a claim for return of gold and money. The court held that absolute certainty is not the requirement as per section 3 of the Indian Evidence Act. In civil case, rival contention and rival evidence will have to be considered, assessed, evaluated, weighed to come to a conclusion about whether the burden on the claimant has been discharged. The standard of proof therefore is by preponderance of the probability. कुल मिला के बात यही है कि एविडेंस को एवेल्यूएट करना है, असेस करना है, पर बेसिक पैरामीटर क्या है? प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। उनको जो है केस साबित करना पड़ेगा, बट उसका प्रिंसिपल मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया। अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं, फाउंडेशन फैक्ट नहीं रख पाते हैं, इन दैट सिनेरियो कोई भी आपका जो है बाल बाका नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एविडेंस रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, उसमें कोई भी इन्फॉर्मिलिटी, कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। जबकि यहां पर जो एविडेंस फाइल पर थी उसमें मेजर इनकंसिस्टेंसी थी। प्लीडिंग तो एक तरफ, एविडेंस एक तरफ, मैच ही नहीं खा रहे थे। तो ये स्थिति जो है कोर्ट ने फैटल मानी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात की जो वाइफ ने क्लेम्स बताए हैं उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उसने मटेरियल फैक्ट्स के बारे में जो है कोर्ट में झूठ बोला। जबकि सेक्शन 3 हिंदू मैरिज एक्ट स्पेसिफिक करता है कि अगर कोई क्लेम आप लेके आ रहे हैं, इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड नॉट बी इन द मैनिपुलेटिव वे। अगर मैनिपुलेटिव वे में है और किसी ना किसी रूप में कोर्ट को ये स्पेसिफिक होता है कि जो कंसर्न पिटिशनर है या एप्लीकांट है, ही हैज नॉट कम और शी हैज नॉट कम विद द क्लीन हैंड्स, तो वहां पर कोई भी फायदा जो है उसको नहीं मिल सकता है। इसके अलावा साथियों, ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट ने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ पंकज वर्सेस शैलजा, जिसका साइटेशन है 2017 KSC पेज 620। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया? इट इज क्वाइट नेचुरल दैट वंस द मैरिज इज ओवर एंड द ब्राइड हैज कम टू द हाउस ऑफ द इन-लॉज, there is a possibility of ornament being entrusted to the elder as a trustee for keeping the article during the subsistence of the marriage. There is a duty cast on the defendant to disprove this fact and also to prove the fact it was taken by the plaintiff at a time she left the house. What the court held is about the possibility of things being happened, not of any presumption. तो कुल मिला के दोनों को जो है देखना होगा बैलेंस वे में कि उसे प्रूव क्या करना है कि मैंने आर्टिकल जो है इंटरेस्ट कर दिया और इन्होंने जो है खा लिए, और अगर ऐसा फैक्ट वो लेके आ जाती है तो बर्डन डिफेंडेंट पे है। तो कुल मिला के एक बात समझ लो कि अगर आपकी लुगाइयाँ घर पर हैं या घर पर आ चुकी हैं या उनके दिल में जो है खोट है, तो एक भाई एग्रीमेंट करा लिया करो उनको, उनके पीयर भेजने से पहले। कल को ये ना हो जाए कि वो आर्टिकल चोरी छुपे ले जाए और फिर तुमको जो है इनकॉर्पोरेट करके तुमको जो है कोर्ट में जाके हैरेस करें। तो थोड़ा भाई क्लेवर रहना पड़ेगा, समय खराब है। और मैंने से कई मामले देखे हैं जहां हस्बैंड इनोसेंट है पर सुनने वाला कौन है उनको? जो थाने हैं, जो महिला आयोग है, सिर्फ बात करते हैं महिलाओं की, पर जो वास्तव में जेन्युइन बात है उसे कोई डिस्कस नहीं करना था। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कि भाई दे दो दे दो दे दो, अदरवाइज यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। अरे कहें का कॉन्सिक्वेंस? अरे लड़के हैं हम, लड़के मरेंगे पर लड़ेंगे हम कानून से। तो लड़ना सीखो मेरे भाई, खड़े हो जाओ। आप अपने राइट्स को एनफोर्स नहीं करोगे, क्लेवर नहीं रहोगे, तो ये लड़कियां आपका जीवन खराब कर देंगी। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ही शोषण होगा। क्योंकि ये थाने पहुंचकर, महिला आयोग पहुंचकर सिर्फ एक ही रोना रोएंगी कि हमारा डावरी आर्टिकल था, हमारे पिताजी की मेहनत की कमाई थी जो इन लोगों ने हड़प कर ली। ये पापी किस्म के लोग हैं, दहेज के लोभी हैं। तो वहां कौन बचाएगा आपको? आपको बचाएगा सिर्फ आपकी स्मार्टनेस और आपकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग, आपकी प्रॉपर प्लेडिंग। विश्वास किसी पर नहीं करना है। अगर वाइफ कहते कि मैं आर्टिकल दे रही हूं तो लिखा पढ़ी पूरी करो। इवन मैं लोगों को अवेयर ये भी कर रहा हूं कि आप जो इनिशियल स्टेज पर अपने बायोडाटा देते हो, उसको एक्सचेंज करते हो, उसमें एक बात साफ साफ लिख दो कि हम दहेज नहीं चाहते हैं, ना ही दहेज लेना चाहते हैं और ना ही दहेज देंगे, और उस पर बाकायदा अपने साइन करो और उसको डॉक्यूमेंट को ईमेल पर लगा दो। उससे क्या होगा कि आप लोग अपने बोनाफाइड स्थिति को स्पेसिफिक कर रहे हो कि हम किसी भी रूप में डाउरी टेकर्स नहीं है, वी आर नॉट डाउरी ग्रीडर्स। हम एक बोनाफाइड पर्सन है, सच्चे पर्सन है, नौकरी करेंगे, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे, पर ऐसे शोषण का शिकार हम किसी भी रूप में जो है ना तो होंगे और ना किसी को होने देंगे। तो अवेयर हो जाओ भाई। अगर आप लोग अवेयर नहीं होगे तो शोषण जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो लिखा पढ़ी में हमें कोई परहेज नहीं करनी है। उन्हें शादी करनी है करे, नहीं करनी है भाड़ में जाए, पर हमें अगर शादी करनी है तो हमें क्लेवर वे में अपने एक एक डॉक्यूमेंट्स को, अपनी एक एक प्लीडिंग्स को जो है मेंटेन करना होगा। तभी हम जो है अपने राइट्स को एक प्रॉपर मैनर में जो है सिक्योर कर पाएंगे। साथियों,
इसके अलावा ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट पे जो है रिलाई किया, जिसका साइटेशन है 2018 KLT पेज 196। उसमें क्या था? द क्लेम वॉज टू रिटर्न द मनी एंड द गोल्ड ऑर्नामेंट्स दैट वर एलिजिबली गिवन टू द वाइफ इन कनेक्शन विद द मैरिज। क्लेम अगेंस्ट द पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड वॉज questioned before the court. It was held that there cannot be a constructive or presumptive entrustment without actual physical delivery of the same to the parent of the husband, and it must be specifically pleaded and proved on mere evidence. They could not be prosecuted. तो कितनी अच्छी बात की गई कि सिर्फ लिख देने से केस प्रूव नहीं होगा, ये वास्तव में एग्जिस्ट कर रहे थे, उसका बिल लेकर आओ। दूसरी बात, आपने उसको दे दिए कंसर्न उनके पेरेंट्स को, इसको जो है प्रिंट आउट करो और उसको प्रूव भी करो। अगर तीनों एलिमेंट मिसिंग है, तीनों एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इन एनी मैनर यू कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। तो घबराना है क्या भाई? लॉ है अपने साथ में, लड़ना है अपने को, खड़े हो जाओ और लड़ना शुरू करो। निश्चित तौर पर यह न्यायिक दृष्टांत हमारे लिए एक अमृत बूटी है, इसका उपयोग करो। आप लोग उपयोग करते नहीं हो, जब भी केस होते हैं बारे बारे फिरते रहते हो, कभी इधर कभी उधर। अरे भाई केस हुआ है, कोई फांसी नहीं हो गई है, फाइल आई है, नोटिस आया, उसको पढ़ो, एक एक पॉइंट का प्रॉपर जवाब दो, और जो लॉ की पोजीशन बता रहा हूं उसकी लाइट में जवाब दो, और नोटिस दो कंटेम्प्ट का कि भाई तुम तो प्रूव करो कि तुम्हारे आर्टिकल कहां से है, तुम्हारा सोर्स ऑफ मनी क्या है, और इन एडिशन टू दिस ये आर्टिकल तुमने लिए कहां से। क्योंकि देखो छोटी सी बात यह है कि दहेज देना भी अपराध है। तुमको ये नहीं मानना है कि हमने दहेज लिया है, पर उसके एडमिशन से उसको हिट करना है कि दहेज देना भी अपराध है। तो ऐसे सिनेरियो में आप लोग गिल्टी हो सेक्शन 3 डावरी प्रोविजन एक्ट के अंदर, पर हमने दहेज नहीं लिया है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 6 डावरी प्रोविजन एक्ट के सिनेरियो में और उसके एम्बिट में हम कोई आर्टिकल रिटर्न करने के लिए बाउंड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आर्टिकल्स थे वो तुम्हारे पास थे और तुम्हारी कस्टडी और तुम्हारे पोजीशन में, तो उस सिनेरियो में ये आरोप सारे गलत हैं। यद्यपि कानून में स्थिति है कि एज पर सेक्शन 27 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट हस्बैंड और वाइफ डावरी आर्टिकल को एक साथ पजेस भी कर सकते हैं, ओन भी कर सकते हैं। पर वाइफ क्लेम कर रही कि मेरी ओनरशिप है, सब कुछ मेरा, पोजीशन मेरा। तो जो आर्टिकल तुम ले जा चुकी हो, हम उसे रिटर्न क्यों करें, हम उसके लिए अकाउंटेबल क्यों हो? क्योंकि हमारे हाथ में जो है कुछ भी नहीं है। और आजकल तो धंधा बन गया है सोशल वालों का कि पति जो है झूठा है, झूठ बोलता है। तुम साले के सच की दुकान हो गया? तुम्हारे ऊपर क्या कुछ सील लगी है क्या ऊपर वाले की कि तुम लोग जेन्युइन हो और लड़के वाले जो है झूठे हैं? तो कुल मिला के एक बात समझ लो कि अगर आरोप लगा रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंस भी जो है लड़की वालों को फेस करने होंगे, इसके लिए वो तैयार है। और मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग पीछे मत हटा करो भाई, काउंटर मारो, चाहे डिफेमेशन का मारो, चाहे डावरी प्रोविजन एक्ट का मारो, चाहे डीवी एक्ट का मारो, पर मारो जरूर भाई। राइट्स हैं तो लड़ना होगा। चुप बैठने वालों को कोई नहीं पूछेगा। देखो जो पेड़ सीधे होते हैं वो कट जाते हैं, पर जो पेड़ टेढ़े होते हैं उन्हें काटना भी जो है मुश्किल होता है। जिंदगी में टेढ़े रहोगे तो सफल रहोगे, सीधे होगे तो ये लोग जो हैं तुम्हें काट देंगे और तुम्हारे जो है वो शोषण करेंगे। साथियों इसके अलावा रिलाई किया गया जजमेंट ऑफ विनोद वर्सेस सोफी, ये है 2019 KLJ पेज नंबर 128। इसमें भी कोर्ट ने सेम यही व्यू लिया जो प्रीवियस व्यू मैंने आपको जो है निवेदन किया और आपको जो है डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट व्यू है राजेश वर्सेस दीप्ति का। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में कस्टमरी प्रैक्टिस है कि हम लोग गिफ्ट भी दे रहे हैं, गोल्ड भी दे रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एज पर लॉ जो है प्रूव करना है इंटरेस्टमेंट, आपको एज पर लॉ प्रूव करना है फाउंडेशन फैक्ट। अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो इन दैट सिनेरियो बाद में कहानियां बनाकर आप अपने क्लेम को जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसके अलावा रिलाई किया गया ऑन जजमेंट ऑफ लीलामा वर्सेस MM मोनी। ये जजमेंट में जो है केरला हाई कोर्ट का है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वंस इट इज प्रूव्ड दैट द gold ornaments were entrusted by the wife to the husband, the burden is on the husband to prove that what happened with the gold ornament। तो प्राइमरी की क्या है कि हस्बैंड के खिलाफ वाइफ को यह प्रूव करना होगा कि हमने आर्टिकल्स को जो है इंटरेस्ट किया है। तो कोर्ट ने कहा कि जो एविडेंस फाइल पर है उसमें ना केवल इनकंसिस्टेंसी है, अपितु कोई एविडेंस ये नहीं कहता कि एलिश मनी या गोल्ड को जो है हस्बैंड को इंटरेस्ट किया गया। जब बेसिक एलिमेंट ही लैक कर रहा है तो उस सिनेरियो में हस्बैंड को जो है प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता और ना ही उससे कोई भी रिकवरी इन द इलीगल मैनर जो है की जा सकती है। और कोर्ट ने कहा कि जजमेंट जो फैमिली कोर्ट का है या ट्रायल कोर्ट का है वो जजमेंट बिल्कुल रीजनेबल है। इट इज नॉट परवर्स, इट इज नॉट इलीगल, इट इज नॉट इंप्यून। और अल्टीमेटली वाइफ की जो है अपील को डिसमिस किया गया। तो मेरे भाई सबसे पहले एक बात ध्यान रख लो कि जब भी वाइफ क्लेम लेके आती है कि मेरा सामान लौटाओ, मेरे आर्टिकल लौटाओ, तो वहां पर आपको ये देखना है कि आपको रियल इंटरेस्टमेंट है या नहीं है। अगर वो इंटरेस्टमेंट प्रूव करती है देन उन सिनेरियो में आपको ये प्रूव करना होगा कि विद
दीज आर्टिकल आपने किया क्या। पर जब तक वो इंटरेस्टमेंट प्रूव नहीं कर पा रही तब तक शांति से बैठ जाओ और उसके सारे वार का जो है आप वेट करो। जब उसके वार खत्म हो जाए फिर आप एक जो है वार करो। कहते हैं ना कि अगर वो 100 गोली मारेंगे तो हम एक जो है तुप का गोला मारेंगे, पर वो गोला बहुत भारी होना चाहिए। और हमें हमेशा लड़ना है लॉ से, हमेशा ही हमें अपने राइट्स इन्फोर्स करना है लॉ से। घबराने का नहीं है, जितना घबराओगे उतना डराएंगे, और जितना दिल से डर निकाल दोगे तो वहां कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, जैसे होता है ना स्कैरी हाउस, भूत बंगला, डर लगता है भाई भूत बंगले में क्यों जाएं, भूत आ जाएगा। हमको मालूम है कि भूत नकली है फिर भी डर लगता है। तो साथियों ऐसा ही है कि दिल का डर निकाल दो, ये सब नकली है, ये सब फर्जी लोग हैं, इनसे लड़ना सीख लोगे तो कोई तकलीफ जो है लाइफ में आपको नहीं आएगी और अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स कर पाओगे। तो बेवकूफ बनने से अच्छा है कि कोई आपका शोषण कर ले। आप कानून को समझो, कानून को पढ़ो और उसको अप्लाई करते हुए आप अपने फैक्ट्स को एम्फेटिकली प्लीड करो। निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है। तो साथियों हम लड़ेंगे, हम एक फैसला करते हैं और निश्चित तौर पे हम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो साथियों अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।